बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है, जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने दी थी और ये कहा था कि एक तो इस हुकूमत को हम ये बताना चाहते हैं कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और ये जो इक़दामात हैं महंगाई को लेकर उसके खिलाफ तमाम अवाम निकलेगी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। वैसे तो इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है और खान साहब ने खुद इस्लामाबाद और पिंडी के अवाम को मदऊ किया था, लेकिन साथ ही साथ दीगर शहरों में भी टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्वियसली स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं जहां पर लोगों को बुलाया गया है और मुख्तलिफ शहरों में ये जलसा दिखाया भी जा रहा है। अब इसमें खान साहब क्या बात करते हैं, अभी तक ये तवक्को तो नहीं है कि किसी नई लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लेकिन महंगाई के खिलाफ और खास तौर से जो उनका एक नैरेटिव है इस हुकूमत के खिलाफ जिसपे वो कहते हैं कि जी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उसी को वो आगे बढ़ाएंगे और खास तौर से ज़िमनी इलेक्शंस को लेकर भी ये मामला जो हैं वो हर सियासी जमात की कोशिश है कि उनके हक में जाएं। 20 हल्के हैं जहां पर ये ज़िमनी इंतखाब होना है। पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की भी आज जलसे जो हैं वो हो रहे हैं, उनकी रैलियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं। इलेक्शन कैंपेन एक तरह से हो रही है इन 20 हल्कों के लिए। दूसरी तरफ अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो ये महंगाई जिसको लेकर हुकूमत के तमाम लोग ये कहते रहे कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है उसकी वजह से हो रहे हैं और IMF के साथ ये जो मुआहदा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, लिहाजा वो कहते हैं कि गलती हमारी नहीं है, माजी की हुकूमत की है। लेकिन आज खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये बता दिया है कि जी $1 अरब के लिए IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है और ऑब्वियसली हमारे पास शराइत उनकी मानने के अलावा कोई चारा है नहीं। अब एक और चीज जिसका जिक्र करना चाहेंगे कि ये जो हुकूमत आई, इन्होंने नैब के हवाले से तरमीम तो कर ली, बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो अप्रूव हो गई, पास हो गई पार्लियामान से, जिसके बाद अगर ये कहा जाए कि नैब बिल्कुल टूथलेस इदारा बनकर रह गया है तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन जो IMF की शराइत हैं उसमें से एक बहुत बड़ी शर्त उन्होंने ये भी रखी है कि जो एंटी करप्शन मैकेनिज्म है इस मुल्क का उसको स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत करें। अब इसका आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा क्या है। एक तो ये 6th रिव्यू जो कंप्लीट हुआ था उसके बाद उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑब्वियसली हुकूमत थी, उस वक्त उनसे ये कहा गया था कि किसी तरीके से एंटी करप्शन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेहतर किया जाए, उनकी इफेक्टिवनेस को जो है वो बढ़ाया जाए। अब इसमें जो जो चीजें मांगी गई हैं, जिनका मुतालबा है या उस वक्त था, वो ये कि एक तो एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम जो है उसको बनाया जाए, जिसमें जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान की जो काबीना है, फेडरल काबीना है हमारी हुकूमत की, उन मेंबरान का भी जिक्र होगा कि उनके पास कितने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। ऐसा एक बाकायदा सिस्टम बनाया जाए। फिर इसके बाद ये इलेक्टेड लोग हैं या अनइलेक्टेड लोग हैं, हुकूमत का जो भी हिस्सा है, उन सबकी डिटेल सामने आएंगी और पब्लिक एक्सेस दी जाएगी इन डिटेल्स को। यानी कोई अवाम जानना चाहती है कि उनके नुमाइंदों के पास क्या असासे हैं, क्या एसेट्स हैं, तो वो उन तक पहुंच सकेंगे। तो ये IMF की डिमांड्स में से ये शर्त सामने एक आ रही है और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को ये कहा है कि आप इस शर्त को निकाल दें। क्यों निकाल दें? क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपके मैंडेट में नहीं आती हैं ये, IMF जो है उसके मैंडेट में या उनके इख्तियार में ये नहीं आती हैं। लेकिन अभी बहरहाल इस पे कोई पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी, क्योंकि अगर हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुआहदा जो हमने करना है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हम चाहते हैं, उसके लिए ये प्रायर जो एक्शंस हैं, जो उससे पहले ये चीजें करनी पड़ेंगी, उनका जिक्र किया जा रहा है। सो इस पे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो नैब में तरमीम लाई गई, उसके कानून में तरमीम लाई गई, लेकिन अब ये जो डिमांड खुद IMF की तरफ से आ गई है, इस पर हुकूमत क्या करने जा रही है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ रियाज फतियाना साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सूबाई वजीर सिंध हैं। और शेख वकास अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। रियाज फतियाना साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी। पहले तो ये बताइए कि अब आपका जो आज का जलसा है वो उन जलसों की या उस एहतजाज की कड़ी है जिसमें आप इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते हैं, जिसमें आप हुकूमत जो महंगाई बढ़ाती चली जा रही है मुल्क में उनको क्रिटिसाइज करते हैं।
कितना आप देख रहे हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वजीर आला पंजाब के इंतखाब को लेकर, या उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाब होने पंजाब के 20 हलकों के अंदर, आपका नैरेटिव वहां पे कितना चल सकेगा? कितना आवाम जो है आपको लगता है उसको बाय करने को तैयार है? सादिया अफजाल साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत है और फिर पंजाब की हुकूमत है, ये आईनी लिहाज से नामुकम्मल है। हमारी इस बात और मौक़िफ़ को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त साबित किया और पंजाब की हुकूमत को गैर आईनी करार दे के कालअदम करार दे दिया। अब उनकी काबीना भी फारिग है और उनके जो वज़ीर आला हैं वो निगरान वज़ीर आला हैं, वो कोई मेजर फैसला नहीं कर सकते, मेजर पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो महज एक निगरान है और निगरान ही होता है। दूसरा ये कि इससे साबित हुआ कि ये हुकूमत जितने अर्सा रही है उसके सारे इक़दाम गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर अखलाकी हैं। तो बजाय ये दुनिया का कोई और मुल्क होता कि वैसे ये कहा उन्होंने कहा है कि वो गैर आईनी वज़ीर आला हैं। गैर आईनी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं हुआ इस डिसीजन के अंदर। जब उनका इंतखाब कालअदम करार दे दिया गया तो गैर आईनी हो गए ना। अगर वो आईनी होते तो उनका इंतखाब बरकरार रहता। बट वो अभी भी वजीर आला तो हैं। आप उनको निगरान कहें ना कहें, कायम मकाम कहें ना कहें, वो वजीर आला की कुर्सी पर तो बैठे हैं। बड़ा वाज़ेह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कह दिया कि उनका चुनाव दुरुस्त नहीं हुआ था, वो आईनी तौर पर मुंतखब, कानूनी तौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस और कंडक्ट जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं पंजाब असम्बली, उसके मुताबिक उनका चुनाव नहीं हुआ। जब चुनाव ही गलत हुआ है तो फिर आईनी हुए कि गैर आईनी हुए? तो हमारी बात तो दुरुस्त साबित हुई कि उनका इंतखाब आइन, कानून, ज़ाब्ता, असूल के तहत नहीं था। और अब उनकी हैसियत एक महज एक निगरान की है, जो तो कोई भी बैठा रह सकता है। इससे पहले याद होगा उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो भी निगरान वज़ीर आला बने रहे काफ़ी अर्सा अपने अलहदगी के बाद भी। तो उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। दूसरा ये कि आपने देखा कि जंग में इलेक्शन के मौके पे हमारे एक सूबाई वज़ीर वहाँ पहुँचे और DPO की कुर्सी पर बैठ गए और वो फ़ोटो बड़ी शेयर हुई है सोशल मीडिया पर। और DPO अपनी कुर्सी छोड़कर साइड पर बैठ गए और सामने SHO और DSP सारे बुला के लिखते हुए पाए जाते हैं। ये तो हदायत दी जा रही थी किस तरह धांधली करनी है। अगर इस किस्म की हुकूमतें होंगी, इस किस्म का इलेक्शन कमीशन ने उनको वार्निंग भी दी है, तो मेरा ख्याल सबसे पहले तो DPO से पूछना चाहिए कि आपने किस हैसियत से अपनी कुर्सी पे किसी को बिठाया। और उनके खिलाफ पहले ही 2 तरीके इस्तेकाक साहबजादा महबूब सुल्तान और अमीर सुल्तान की कौमी असम्बली में पेंडिंग पड़ी हुई है, उसी को यहाँ चुन के लगाया गया था कि यहाँ हालात 2 हल्कों में इंतखाब हो रहा है। तो बदकिस्मती ये है कि जब इंतखाब का अमल होता है तो जो इदारे इसको इलेक्शन करवाना जिनकी जिम्मेदारी है कानूनी आईनी, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने से पहलू तय करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है इस्लामाबाद में, जहां पर वो इस हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बयान करते हैं, एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं 20 हल्कों के, उसके लिए इलेक्शन कैंपेन भी जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, और नून लीग के भी जलसे आज लाहौर में है। फतियाना साहब ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने हमारे फैसले की या हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है, जब हम ये कहते थे कि ये वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन हुआ है वो गैर आईनी हुआ है। नासिर हुसैन शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 20 हल्के हैं जहां ज़िमनी इंतखाब होना है पंजाब में, क्या आपकी नज़र में वाकई ये एक डिसाइसिव फैक्टर है? क्या हम इसको इसी तरीके से देखें कि ये पैमाना है, ये एक यार्ड स्टिक है, पता चल जाएगा कि आपकी हुकूमत का, PDM की हुकूमत का, या फिर इमरान खान का नैरेटिव जो है वो अवाम बाय कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अहमद। जी बिल्कुल, बहुत अहम है ये इलेक्शन जो है, और जाहिर है ये सीट रही हैं PTI की, लेकिन इसमें मोस्टली वो हैं
जो इलेक्टेबल्स थे, और मेरे इंतहाई मोहतरम है रियाज फतेहाना साहब, वो इन सब को जानते भी हैं जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मोस्टली वही लोग हैं। तो अब देखें, अब जो बात की जा रही है, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, वो जाहिर है कोर्ट्स के लिए बड़े एहतराम है और उनकी जो भी फैसले हैं, लेकिन मुझे आज भी वो फैसला याद है जिसमें कहा गया कि ये 25 वोट जो हैं ये काउंट नहीं हो सकते, और एक सियासी कारकुन होने के नाते एक तरफ तो वो ये हकीकत है कि इखलाकी तौर पर वो वोट नहीं बनते थे, लेकिन इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो वोट काउंट होने चाहिए थे, इस वजह से कि आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह इनहराफी करता है तो फिर उसकी सजा बनती है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमेशा तारीख में रहेगा कि उस पर क्या कहा जाता है आगे जाके, और फिर कल ये क्या फैसला आया है सबसे पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ये फैसला दिया जाता है। और जब वो हाई कोर्ट का फैसला भी आया कि वोट ले लें, उस वक्त भी शुरू में तो पीटीआई की तरफ से खुशी का इजहार किया गया, बाद में कहा गया ये तो हाथ हो गया, फिर यहाँ पहुंच गए, इस पे भी मिला जुला रद्द अमल है। तो लेट्स सी, ये इलेक्शन हो, बाय इलेक्शन। वैसे नासिर हुसैन शाह साहब, आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कल इस फैसले के बाद खुशी मना रही थी, और कल आहिस्ता आहिस्ता और आज सुबह तक तो वो खुशी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती नजर आ रही थी, क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि अगर वजीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा होना भी है और हमजा शहबाज अपनी कुर्सी पर मौजूद रहते भी हैं, चाहे उनके इख्तियारात कम कर दिए जाएं, तो इमरान खान साहब का तो नैरेटिव ऑलरेडी वो बना चुके हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में उनको पता है कि धांधली की जा रही है और मंसूबा तैयार कर लिया गया है। देखिए, इशू ये है कि ये जो अनोखे लाडले हैं ना, ये कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर शुरू में ही जिस तरह नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई थी उसको उसी तरह लिया जाता, जो टाइम फ्रेम था उसमें उसको कर लिया जाता, तो अगर बहुत शुरू में ये कर लिया जाता तो रियाज फतेहाना साहब आपको बताएंगे कि मे बी ये उस वक्त कामयाब भी ना होती। इन्होंने जितना उसको खींचा, जितना उसको वो टाइम गुजरता गया, और फिर सब आपके सामने था कि क्या हुआ, और इनके अपने एलाइज, इनके दूसरे लोग इनको छोड़ गए। उसमें तो कोई इनके किसी मुनर्रिफ रुकन का वजीर आजम साहब के वोट में न खिलाफ हुआ, न उनके हक में जो अभी इस वक्त बैठे हैं। तो ये जो चीज़ इनके लिहाज से हो वो बेहतर है, वो उसको खींचे हैं जी। वो उनके स्पीकर ने जैसी भी दे दी उस वक्त वर्डिक्ट असेंबली में कि जी ये बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया जी, वो बिल्कुल ठीक है। फिर जो उस दिन पंजाब असेंबली में हुआ है, चले इलेक्शन तो होने देते ना, सही था गलत था, ये मार कुटाई, ये लड़ाई झगड़ा, ये एक दूसरे पर हमले, ये जेब नहीं देता इस तरह की उसमें। चलें, वो ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, आपकी राय है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत लोग जो हैं वो इस चीज़ का भी एतराफ़ करते हैं कि कल जो परवेज़ इलाही साहब हैं, इनके इत्तेहादी, जो कि खुद उम्मीदवार हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस बची नहीं थी, परवेज़ इलाही साहब इनको मरवा गए कल, ये खुद पीटीआई के लोग जो हैं वो बताते हैं हमें। लेकिन बहरहाल रियाज फतेहाना साहब, ये अब हमजा शहबाज साहब के बतौर वज़ीर आला अब निगरान वज़ीर आला हैं, कायम मकाम हैं, जो मर्जी कह लें, बैठे में हैं, जैसे मैं पहले ये बात कर रही थी, उनके इख्तियारात आप कम कर दें। सो यू रियली थिंक पंजाब जैसे सूबे को देखते हुए, वहाँ की सियासत को समझते हुए, डायनामिक्स को समझते हुए, कि मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी, जो आप लोग कहते हैं, खुद खान साहब खड़े होकर कहते हैं कि जी ज़िमनी इंतखाबात में तो उन्होंने हमें हराने का पहले से मंसूबा बना लिया है, तो अब कोई इख्तियारात कम हो भी जाएं, महदूद कर भी जाएं, वज़ीर आला है, वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, ये कैसे आपको यकीन हो गया कि अब वाकई धांधली नहीं होगी? देखें, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने तो उसको अपोज किया था कि इनको वज़ीर आला निगरान रखा जाए, और इस पे हमें आज भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब उनका इंतखाब ही गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो फिर उसके इख्तियारात वज़ीर आला के किसी और को दिए जा सकते थे, और जब वज़ीर आला नहीं होता तो कौन सा सूबा बंद हो जाता है, वहाँ पे और बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो उनका वहाँ दोबारा बिठा देना उसी सीट पर कोई अच्छा शगुन तो नहीं है। और हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं
और हम इस फैसले को बाद लेना कबूल करते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो बैठे हुए हैं तो अब वो मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा इन इंतखाबात में, इंतजामिया इनकी बात नहीं सुनेगी। देखिए, एक बात सादिया अफजाल ये नोट कर लें, आज का टाइम और वक्त भी दिन भी, नासिर शाह साहब मेरे वैसे ज़ाती दोस्त हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह, उनको पता है, इनसे तो मेरा कोई इख्तलाफ ज़ाती नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है जिस दिन भी चुनाव होगा फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात के तहत चुनाव होगा अगली हुकूमतों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ ख़ुसूसन वफाक में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा हुकूमत में आएगी। तो हम ऑलरेडी एक लिस्टें बना रहे हैं उन सिविल अफसरान की जो दुम छले और रियासत की बजाय नून लीग के ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं, हमारे लोगों को हरासा, परेशान, तशद्दुद और उनके साथ नारवा सलूक रखे हुए हैं जो उनका फ़र्ज़ नहीं बनता। तो उन्हें चाहिए था ना कि वो रियासत के मुलाजिम बने, हुकूमत के हाथों पे कठपुतली तो न बने। तो वक्त आने पे इनका कड़ा एहतसाब भी करेंगे और मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट कोड और कवानीन को बदल कर ऐसा एहतसाब का निज़ाम बनाएंगे कि ये जो अफसरशाही है, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो आवाम की खादम है, आवाम की तनख्वाहों से ड्यूटी अदा करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ की रवश पर आज भी हमें अपना गुलाम और खुद को आका समझते हैं और एक मिनट लगाते हैं, आंखें चुरा लेते हैं। उन्हें चाहिए कि अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी अगर रियासत की खादम बनकर इंसाफ मुहैया करे और सबकी इज्जत एहतराम करे तो मेरा ख्याल मुल्क इस हेज पर ना आता आज महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और ब्यूरोक्रेसी का ये समझ आ जाए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन एक बात बताइए, मैं नासिर शाह साहब की तरफ जाने से पहले फतेहाना साहब एक सवाल मेरा आपसे है कि आप लोग नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशंस अपने दे के बाहर आ गए हैं, आप कहते हैं हमने जाना नहीं है, इन चोरों डाकू लुटेरों के साथ बैठना नहीं है, इनकी हुकूमत हम मानते नहीं हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो फिर पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए इतना आप कीन क्यों हैं? KPK में हुकूमत आपकी चल रही है, वहाँ पे भी तो यही जमातें हैं, वहाँ पे भी तो इन्हीं लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आपके मौक़िफ़ की कि भाई सूबाई असम्बलियों में बैठना है लेकिन नेशनल असम्बली में नहीं बैठना? देखिए, आपने देखा होगा पंजाब में 2 इजलास हुए हैं असम्बली के, एक रेगुलर इजलास हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, हमेशा इजलास असम्बली के अंदर ही होता है, उसको स्पीकर के और रिप्रेजेंटेटिव ने चेयर किया है, और बजट सेशन जो हुकूमत ने पेश किया है वो ऐवान इकबाल एक सरकारी बिल्डिंग में जो दीगर तकारीब के लिए होती है, आज तक असम्बली के इलेक्शन या असम्बली के सेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें बजट पेश किया गया। उस जो हुकूमत का इजलास इसमें अपोजिशन शरीक नहीं, जो अपोजिशन का इजलास इसमें हुकूमत शरीक नहीं थी, कैसी असम्बली है और कैसा जमहूरी निज़ाम है और कैसा किस किस्म के आइन और कानून की अमलदारी है। ये तो मजाक बना हुआ है। पहले इनके वजीर नहीं थे, फिर महकमे नहीं थे, अब सारे फारग हो गए। मेरा ख्याल है कि सबसे ऑनरेबल तरीका सेफ एग्जिट है मौजूदा हुकूमत के लिए कि वो मुस्तफ़ी हो जाए और अवाम के पास हम सारे जाएं। अवाम ने हमारी कारकर्दगी भी देख ली और इनकी कारकर्दगी भी देख ली, और आपने देखा कि हमारे दौर में महंगाई कम थी, हालांकि में कोरोना वायरस का बहुत शदीद दबाव था, और इनके दौर में जो महंगाई पे मैं आती हूँ। आज खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मैंने स्टेटमेंट बताया जो कहते हैं कि जी $1 अरब के लिए IMF ने हमें तिगनी का नाच नचा दिया है। बट नासिर शाह साहब, सेफ एग्जिट चाहिए आपको? देखिए, ये सेफ एग्जिट जो था, ये जितनी भी उस वक्त की अपोजिशन की पार्टीज थी वो कहती रही, उस वक्त तो खान साहब मान नहीं रहे थे। ये सब लोग कह रहे थे कि जी हम तो 5 साल पूरे करेंगे, उससे अगले 5 साल, उससे अगले 5 साल भी, जिस तरह ये उस वक्त अपने आप को लाडला समझे हुए थे। और बाकी इनका धड़न तख्ता हो गया क्योंकि ये अपना कोरम भी बुला नहीं सकते थे जब तक इनके लिए कहीं से कोई फ़ोन कॉल ना आए। अब ये जब से ये मुख्तलिफ इदारे पॉलिटिकल हुए तो तब से ये अब इस तरह से हो गए हैं। अभी फतेहाना साहब मेरे बड़े भाई हैं, जिस तरह वो कह रहे थे कि पंजाब में हो रहा है, तो पंजाब में ये कर कौन रहा है? असेंबली में इस तरह की हरकत क्यों हो रही हैं? अब ठीक है, ये इलेक्शन हो जाए, बाई इलेक्शन, उसके बाद एक स्मूथ सेलिंग होगी। और ये जो फैसला था खान साहब का कि नेशनल असेंबली से रिज़ाइन करने का, वो कोई अच्छा फैसला नहीं था। वो जल्दबाजी का और उस वक्त जिस तरह का उनका प्रेशर था या जहनी दबाव था कि वो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये हो रहा है। और पहली दफ़ा कोई हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जमहूरी तरीके से गई है,
जितनी भी पहले हुकूमतें गई हैं जिन्होंने अपनी टर्म पूरी नहीं की, उनकी बहुत सारे दीगर रीजन रहे हैं। पीटीआई कहती है कि आप पहली हुकूमत थी जो जमहूरी तरीके से ऐलान कर दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गई है। नेशनल असेंबली में फिर बात कर लेंगे आपसे आपके अगले इलेक्शंस पे। जी, मैं अभी जान की अमान पाऊं तो मैं अभी बता देता हूं कि अगस्त 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, प्लीज वापस आ जाएं। ठीक है, 23 की तारीख दिया, उससे पहले की कोई तारीख फतेहाना साहब आपको मिलने की इस वक्त उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। वो कह रहे हैं 23 में इलेक्शंस होंगे, अब वापस आ जाए। मुझे याद है कल ही फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर हुकूमत तारीख बता देना, इलेक्शंस अनाउंस कर दें तो फिर हम आ जाएंगे नेशनल असेंबली में और वहां आकर बैठ के फिर हम इनसे इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर, क्या तरीकाकार होगा, फिर बातचीत कर लेंगे। में पीपल्स पार्टी बड़ी होशियारी कर रही है और ये बदला ले रही है नून लीग से। ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर हुई है, पहले आपको लग रहा है इनकी राहें जुदा हो जाएंगी और ये इतना गंदा करना चाहते हैं नून लीग को कि बिल आखिर अवाम कहें कि नून लीग से तो पीपल्स पार्टी बेहतर है और फिर पंजाब में दो ही पार्टियां हों आमने सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, और नून लीग यहाँ चौथे नंबर पर चली जाए काफ लीग के बाद भी। ये इनकी प्लानिंग है और इस बात की समझ बड़े मियाँ साहब को तो है, छोटे मियाँ साहब अभी क्योंकि मजे ले रहे हैं इक़्तिदार के, उनको समझ नहीं लग रही उनके। तो आप एक जरदारी सब पे भारी का नारा मान रहे हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन ये तो इसका तो फिक्र करना चाहिए मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, इनके साथ हो क्या रहा है उनके साथ, क्योंकि अपनी पार्टी को उनका रिफ्ट है नून लीग में और बड़े मियाँ की सोच और है, उनके साथ बहुत सारी लीडरशिप है, इनका नाम लेना नहीं मुनासिब समझता। और एक दूसरी जो छोटे मियाँ के साथ है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक अजीब तमाशा सर्कस लगी हुई है और पूरी कौम परेशान है, चीखें निकल गई हैं पूरी कौम की, खारजा सतह पे हम तनहा होकर रह गए हैं। आपको कशकोल लेकर दुनिया के हर कोने में गए हैं, किसी ने नया कर्जा नहीं दिया। आप देखें कि तुर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, हत्ता के चाइना, और चाइना ने भी जो कर्जा दिया है $2.5 अरब, वो आपके सारे असासे गिरवी रख के एक प्राइवेट बैंक ने दिया है, रियासती बैंक ने नहीं दिया। और ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर वहाँ पे अभी चाइना में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें इथियोपिया और किस सेनेगल तक को बुला लिया, छोटे मुल्क अफ्रीकन, इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ हाथ में बगलें डाल खड़े हुए थे, जिसने उनसे अमरीकी दबाव के बावजूद रशिया से तेल और गैस और गंदम खरीदने के मुआहदे किए हैं और हम डरते हुए उनसे मुआहदे भी नहीं कर रहे और उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आज मैं सड़क पर जा रहा था तो मुझे सारी सड़क खाली नजर आई, तो मैंने पूछा क्या वजह है, आज छुट्टी तो नहीं है, तो वर्किंग डे है। तो लोगों ने कहा कि ना अब तो लोग घरों में दबक कर बैठे हुए हैं, निकलते नहीं, ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, ना ट्रैक्टर, ना ट्राली। बहुत सारे लोगों ने चावल की बिजाई आधी 50% रकबे पे की है, आधे रकबे को खाली छोड़ दिया है। तो तेल अफोर्ड ही नहीं करते, अगर शहर आना हो तो 3-4 लोग आपस में चंदा जमा करके शेयर करके पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिल पर आते हैं। इसका नुकसान क्या होगा ज़राअत को, में मुझे खदशा लग रहा है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कहत ना आ जाए। गंदम की फसल भी कम होगी, कपास की भी, कमाद की भी, काश्त करने की तेल ही नहीं है लोगों के पास, पैसा ही नहीं है। तेल होगा तो ट्रैक्टर चलेगा या डीजल का इंजन चलेगा, ट्यूबवेल चलेगा। अल्लाह रहम करे। हालात वाकई एक गरीब के लिए तो हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। आज PMLN के लोग ये कहते हैं कि जी हमने जो इकदाम किए हैं एटलीस्ट उससे मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। बट नासिर शाह साहब, PMLN बार बार आप गो के उनकी इकोनॉमिक टीम है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी तमाम जमातें जो हमारे साथ हैं सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन हालात की, और वो जो भी फैसले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम अकेले नहीं करते, पीपल्स पार्टी भी और दीगर जमातें भी उनमें उतनी ही जिम्मेदार हैं हमारे साथ। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जो फतेहाना साहब भी इशारा कर रहे थे कि आपने उनको फंसा दिया है, पीपल्स पार्टी कब तक ये वाला बोझ उठाएगी और कब तक इन गलत फैसले कहें या वो फैसले कहें जिससे आवाम पर बहुत बर्डन बढ़ता चला जा रहा है? आप तैयार हैं कि अगले इलेक्शन में इन फैसलों की जिम्मेदारी वैसे ही उठाएंगे जैसे PMLN आपको बार बार कहती है? बिल्कुल जी, इसमें हम उनके साथ हैं और ये अनपॉपुलर फैसले हैं, बड़े इस तरह के फैसले हैं जिसमें हम सब जाहिर है परेशान भी हैं, लेकिन ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए। एक तरफ सियासी शोबदेबाजी कर लें हम लोग, कुछ इस तरह के नैरेटिव
बिल्ड कर लें, दूसरी चीज़ें कर लें, एक तरफ अपने मुल्क का इस्तेकाम है और इसके लिए ये गलत और बड़े सख्त फैसले करने पड़े। लेकिन बड़ी हैरत है कि हम पर एतराज़, हम पर उंगली वो उठाते हैं कि जिनकी वजह से ये कुछ करना पड़ रहा है। अगर ये लोग IMF के साथ या दीगर जो मईशत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया वो ना करते तो ये जो अभी 3 माह भी नहीं हुए इस हुकूमत को, ये सारा बर्डन इस पर शिफ्ट ना होता। हम अगर इस बीच मंझधार में छोड़ देते या कोई इस तरह के और फैसले करते, पॉपुलर फैसले करते, तो हमारा हाल बहुत बुरा होता। ऐसा नहीं है कि कोई हालात अच्छे हैं, हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं। ये जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ इन्होंने किया, क्योंकि पहले ही वो गए नहीं वक्त पर, आप फिर वहां पे गए, फिर रज़ाकाराना तौर पे आप लोगों ने चाहा ये हुकूमत लेना, आप लोगों ने तो खुद से ये किया। आपने आवाम को बताया कि जी इमरान खान के फैसले बड़े गलत हैं, बड़ी महंगाई हो गई है। उस वक्त अगर 120 पे पेट्रोल था तो आज देख लें कितना पहुंच गया है। सो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको तो उस वक्त पता था हालात ये हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन अगर इनका टाइम और आगे जाता तो ये मजीद मुश्किलात होती और फिर अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती या कोई इलेक्शन की तरफ जाते तो ये जो पीरियड है बीच वाला, ये और बहुत मुश्किल हो जाता। आप तो हर चीज़ का इदराक रखती हैं, आपको इल्म है कि हम किस मुसीबत में इस वक्त हैं। रही बात जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं, सेनेगल का और इथियोपिया वाली बात कर रहे हैं, वो उस रीजन की मीटिंग थी। पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको हर जगह पे पजीराई मिली है और आप देखेंगे कुछ वक्त में ये मुश्किल फैसले ज़रूर हैं, लोगों परेशान हैं, हम उनसे माजरत खा भी हैं, निदामत भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, इन सारी चीज़ों में बेहतरी होगी क्योंकि सही फैसले किए जा रहे हैं। अभी रियाज साहब गंदम की बात कर रहे थे, तो ये मुल्क किन के दौर में गंदम को इंपोर्ट करने लगा? पहले अपनी गंदम जो थी यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया सब्सिडी देके, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये जो गवर्नमेंट गुजरी है PTI की, और बाद में इनको इंपोर्ट करनी पड़ी और इंपोर्ट ही करते रहे और आज तक हम लोग कर रहे हैं। तो गंदम तो इनके जमाने में इनकी पॉलिसीज की वजह से सही फैसले नहीं हुए। इसी तरह चीनी है, दीगर चीजें हैं, ये अपनी बात कोई नहीं मानते। अब फैटफ में थोड़ी सी कामयाबी हुई, इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे तो उसका सारा क्रेडिट लेने आ गए कि जी ये तो हमारे तसलसल था। और ये जो महंगाई है जो हमें विरसे में मिली है इनके एग्रीमेंट्स की वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से, उस ओके चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो अभी हम IMF का जिक्र कर रहे हैं जिनका नासिर शाह साहब ने भी जिक्र किया कि जो महंगाई हो गई है, जो वो कहते हैं कि जी अनपॉपुलर फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। अब IMF की शराइत में से जो एक शर्त जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया था कि एंटी करप्शन मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रेंथन करना पाकिस्तान के लिए एक शर्त के तौर पर सामने रख दिया गया है। ये पहले भी था और अभी भी इस हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है। सो मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या राय रखती है, क्या करने जा रहे हैं? गो कि वो IMF को कहते हैं कि जी आपकी डोमेन नहीं है, आपका मैंडेट नहीं है, आपका दायरा कार में नहीं आता, तो इस चीज को निकाल दें, जिस पे IMF ने भी फिलहाल ये बात उनकी नहीं मानी है। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। IMF का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे कि IMF की तरफ से जो भी शराइत रखी गई हैं पाकिस्तान को जो अगला पैकेज है उसके लिए एग्री करने के लिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसके होने में, वहां पर एक शर्त ये भी है कि जो एंटी करप्शन मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब इसमें जो जो चीजें पाकिस्तान से मांगी जा रही हैं, ये मुतालबा किया जा रहा है, उसमें तो एक ये है कि एक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम जो है उसको बनाया जाए, उसको एस्टैब्लिश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के जो काबीना के लोग हैं, जो इलेक्टेड या अनइलेक्टेड लोग शामिल हैं, उनकी तमाम असासों की डिक्लेरेशन होगी उसके ऊपर और पब्लिक को रसाई वहां तक दी जाएगी। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के एंटी करप्शन जितने भी इदारे हैं उनका,
वो रिव्यू होंगे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के हामिल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के जरिए, वो उसको रिव्यू करेंगे। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को ये कहा है कि इस एक शर्त को आप निकाल दें क्योंकि ये आपके मैंडेट में नहीं आती, लेकिन ऑब्वियसली IMF की तरफ से कहा गया है कि प्रायर एक्शंस जो हैं, जो पेशगी इकदामात हैं, उसमें ये शामिल है। अब फतियाना साहब, आप मुझे ये बताइए कि जैसे ये हुकूमत कहती है कि ये तमाम इकदामात IMF के साथ आप लोगों ने माने थे, ये वाला जो एक इकदाम है, जो डिमांड अब वो दोबारा कर रहे हैं, वो रिवाइवल ऑफ प्रोग्राम के लिए इसको ज़रूरी करार दे रहे हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इस पे अग्रीमेंट हुआ था IMF का और आप लोगों की हुकूमत का 6th रिव्यू की कंप्लीशन के वक्त। तो इस पे क्या कहेंगे? ये शर्त आप लोगों की तरफ से मानी गई लेकिन इस पे काम नहीं हुआ, क्यों? सादिया अफजाल साहब, ऐसी कोई शर्त हमारे साथ नहीं निगोशिएट की IMF ने। ये मौजूदा बदकिस्मत हुकूमत है क्योंकि मेजॉरिटी जमानतों पर है, तो IMF को खदशे है कि ये ना हो कि हमारा सारा पैसा ही चोरी हो जाए। इसलिए उन्होंने इनसे मुतालबा किया है कि सारी काबीना के एसेट्स का डिक्लेरेशन जो है वो IMF को फराहम किया जाए। ये इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो उन्होंने IMF ने मौजूदा सारी काबीना के एसेट्स की कॉपी मांग ली है और फिर ताकि उनकी गारंटी हो कि ये कोई नीचे ऊपर ना कर ले। ये तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके लिए मज़का खेज उनका मुतालबा, और इसके लिए तो साबित हो गया कि IMF हमारी हुकूमत के बारे में क्या सोचती है। वो उनको खदशे ना ये ना हो कि पैसे ही। लेकिन आप कह रहे आप ये तो खुद बताया जा, ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि जी ये 6th रिव्यू के बाद, मैंने तो आपको स्पेसिफिकली बताया कि 6th रिव्यू जब कंप्लीट हुआ था तो तभी आप लोगों का अग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ। देखिए, एसेट्स के बारे में मैंने अर्ज किया, कभी उन्होंने हमसे मांग नहीं की। इस हुकूमत से उन्होंने मांग की है कि आप चूँकि सारे आप पे संगीन इल्जामात हैं और आप सारे जमानतों पर है, तो हमें अपने एसेट्स की तफसील दें, नंबर 1। नंबर 2, जो IMF का मुतालबा है कि एहतसाब का निज़ाम कड़ा किया जाए। कड़ा क्या करना है? पहले जो नैब थी उसको भी गला घोंट दिया है और वो बिल्कुल उसको लिटा दिया है बेड पर। वो तब सिर्फ नाम की अपना नैब रह गई है और उसके जो चेयरमैन और बाकी अहदेदार लगाए जा रहे हैं वो भी इनके अपने ज़ाती मुलाज़िम हो गए। और तीसरा ये कि आपने देखा कि जो इदारे एहतसाब कर रहे थे, एक जो FIA के डायरेक्टर अरसलान थे, उसकी मशकूक मौत हो गई। फिर नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने खुदकशी कर ली अरसलान ने, और जो रिजवान थे डॉक्टर, ये FIA के इन्वेस्टिगेटर, उनको फुसरार हलाकत हो गई। और वो कोई कहीं दुबई में बहुत हो रहा है, कोई कमरे में। तो ये इससे एहतसाब क्या होना है हमारे मुल्क में? अच्छा, अब तो चलिए, आप कहते हैं कि आपके दौर में स्पेसिफिकली असासे डिक्लेयर करने के हवाले से, IMF को बताने के हवाले से बात नहीं हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली ये जिक्र इस प्रोग्राम में भी IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ट्रांसपेरेंसी या फिर जो गवर्नेंस को अगर आपने बेहतर करना है तो फिर ये शराइत जो हैं वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान की ग्रोथ को अगर आपने आगे बढ़ाना है। अब नासिर शाह साहब, नैब के कवानीन में तो चलें तरमीम कर दी आपने, जिस तरह ये कहते हैं कि जी नैब को या बाकी इदारों को तो टूथलेस बना ही दिया। अब जब IMF की, जिनको आप खुद कहते हैं कि जी उनकी शराइत हमारे लिए इनएविटेबल हैं, नागुज़ीर हो गई हैं, हमने मानना ही मानना है, हमारी मजबूरी है, तो फिर IMF भी आपसे यही डिमांड जो कर रहा है, IMF को आप कह रहे हैं कि जी इसको आप अपने दायरा कार से निकाल दें, ये आपका मैंडेट नहीं है या आपके परव्यू में नहीं आता, तो आपको लगता है कि IMF इस पर आपकी बात मान जाएगा? एक तो 6th रिवाइवल में ये सारा कुछ है और उसकी कॉपी जो है जाहिर है आपके पास भी होगी, उसको जरूर आना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए, ताकि ये बात हो। जिस तरह रियाज भाई मेरे बड़े मोहतरम है, लेकिन PTI का असर तो होना है ना, तो वो भी बात क्लियर हो जाएगी कि उसमें था या नहीं था। देखिए, इसमें अगर बिल्कुल उसमें कोई बात आती है तो हमें उस पर उनको ये होना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आप नैब के उस पर बात कर रही हैं, तो खैर से 2 ऑर्डिनेंस तो ये PTI की हुकूमत ले आई थी। 80-85% जो इस वक्त जो चेंजेस लाई गई हैं, ये तो उन्होंने खुद ले आए थे। और फिर ये जो फरिश्तों की, ईमानदारों की जो हुकूमत थी, इन्होंने BRT पे स्टे लिया हुआ था, मालम जब्बा पे स्टे लिया हुआ था, और जो जो काम थे सब पे इन्होंने, आपको याद होगा
कि वो जो चेयरमैन नैब थे जो थे पहले यहाँ पे जस्टिस साहब, उन्होंने एक तकरीर की जी कि जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसकी बड़ी मेरे पास केसेस हैं। 4 दिन के बाद वो एक ऑडियो आ गई और फिर वो जिस तरह ब्लैकमेल हुए, जिस तरह उन्होंने इनकी तरफ तो देखना ही छोड़ दिया, और फिर वो ऑपोजिशन जो थी उस वक्त की उसके खिलाफ जो भी कुछ हुआ है, तो वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अब ये इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने खुद पीटीआई ने जब वो केपी में थी एक एहतसाब का बनाया, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च किए, जब उन्होंने इनकी सारी चीजें सामने लाए तो इन्होंने उस एहतसाब के इदारे को ही बंद कर दिया। चले दूसरे तो हम सब तो बड़े खराब हैं, हम तो बड़े चोर उचक्के जो मर्जिया कह लें, लेकिन ये जो फरिश्ते हैं, ये जो मासूम लोग, ये जो मखलूक आ गई थी बहुत अच्छी साफ सुथरी, ये इनकी हरकत है और वो हिस्सा है जिसमें एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं नैब के जब खुद ऑर्डिनेंस ला रहे थे वो किस चक्कर में ला रहे थे, वो खुद को मामला बोन ऑफ कंटेंशन अगर बन गया है तो आप लोग इसको मानेंगे, एग्री करेंगे? क्योंकि अभी तक जितना भी इकोनॉमिक टीम पाकिस्तान की कन्वे कर रही है आईएमएफ को, वो ये कर रहे हैं कि जी ये आपकी डोमेन में नहीं है, आपका मैंडेट नहीं है, इसको निकाल दें। बट अगर वो इंसिस्ट करते हैं सो डेफिनेटली यू विल हैव टू एग्री। जी बिल्कुल, देखिए ये जितने फैसले हुए हैं आईएमएफ की वजह से, जो इनके एग्रीमेंट की वजह से हुए हैं, अगर हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ये भी फैसला करना पड़ा तो हम करेंगे। हमें मुल्क अजीज है, हम कैसे ऐसे फैसले करेंगे जिस तरह हमारी हालत श्रीलंका जैसी हो जाए। थैंक यू मच नासिर हुसैन शाह साहब, रियाज फतेहाना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।